हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर, जो कि बहुत ही एक प्यारा सा चैप्टर है और इसका नाम है हीट एंड एनर्जी। तो आज है इसका पहला लेक्चर। तो आज इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर हीट क्या होती है, हम फील लेंगे हीट की, और हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो, अब वैसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि बुक में ना कहीं जगह हीट को गलत डिफ़ाइन किया गया है। तो ये चीज़ पहले मुझे भी डाउट होती थी। तो पहले हुआ क्या कि 9th में भी मैंने यही गलत कंसेप्ट पढ़ा और ऐसे 11th तक भी मैंने गलत कंसेप्ट ही पढ़ा था। 11th तक भी मुझे सही कंसेप्ट इसका पता नहीं चला। पर फिर बाद में जब मैंने एक बुक पढ़ी, और वो बुक किसकी, श्री 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 हमारे पद्मश्री H.C. वर्मा सर की, जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे वहाँ से समझ में आया कि आखिरकार हीट असली में होती क्या है, आखिर हीट की फील क्या है, और अभी तक मैं जो पढ़ रहा था वो क्या था। ठीक है, तो वैसे ही मेरे 9th के एक ख़राब कंसेप्ट ने मेरे 11th तक भी पूरे कन्फ्यूजन डाल दी। तो वैसे ही अभी हम आज क्या करेंगे कि आज वो भी जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, वो अभी से ही क्लियर कर देंगे, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। आज कोई भी कन्फ्यूजन रहने नहीं देंगे और एकदम पूरा कंसेप्चुअल लेक्चर है, पूरा फील के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, पहले हम आते हैं, थोड़ा सा फील ले लेते हैं। वैसे तो हमने एक चीज़ सुनी होगी कि जो हीट होती है वो क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, अब वैसे देखो, एक चीज़ पहले और मैं बता दूं, बुक में ना इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है स्टार्टिंग में कंसेप्ट ऑफ हीट, पर हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फील ऑफ हीट। हम हीट को समझेंगे, हम हीट की फील लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें ये पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो मान लो ये हैं उसके पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे, कोई भी बॉडी के। अब ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, इस पर हम बाद में ध्यान देंगे। और मान लो ये वैसी ही एक बॉडी है, पर ये कोल्ड है, ठंडी है। इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में, कहीं पे भी जिस डायरेक्शन में इनका मन हुआ ये उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल किस डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल किस डायरेक्शन में, वैसे ही ये भी कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, ऐसे। इतना आया समझ में। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हीट को डिफ़ाइन करने से पहले ना मुझे दो चीज़ें समझनी है। अभी देखो, कभी कभी होगा इस लेक्चर में ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो रही है, पर डरना नहीं है, पेशेंटली सारी चीज़ें सुननी है, समझनी है, आखिर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, बस पेशेंटली सुनो इस चीज़ को। तो देखो, हीट को समझने से पहले हमें दो और चीज़ें समझनी है। पहला क्या, पहला है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, ठीक है, मैं इसको TE लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वैसे एग्ज़ाम वगैरह में TE वगैरह मत लिखना, अभी मैंने जगह कम है, मैंने इसलिए लिखा। और दूसरा आता है क्या, इंटरनल एनर्जी। और इसको मैं लिख देता हूँ IE। वैसे इसका सिंबल U होता है, वो 11th क्लास में पढ़ोगे। तो देखो, मैंने कहा कि हीट को समझने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है थर्मल एनर्जी और एक है इंटरनल एनर्जी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखो आगे पहले आता हूँ। थर्मल एनर्जी किसकी वजह से होती है, थर्मल एनर्जी होती है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। KE लिख देता हूँ, ड्यू टू KE ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी किसकी वजह से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मैंने कहा कि ये जो भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब जिस दिशा में उनका मन चाहे वो उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाते हैं, उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब अगर ये चल रहे हैं तो क्या इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी ना। अगर कोई भी बॉडी चलती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है, तो वैसे ही इनके पास भी होगी।
और वैसे ये भी चल रहे हैं तो इनके पास भी होगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी में इस काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, देखो अगर मैं किसी बॉल की बात करता, बॉल की बाहर से, तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलता कि वो कितनी तेज़ी से चल रही है, उसका मास कितना है, इस सब बेसिस पे, ठीक है। पर ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, जैसे अंदर उसके क्या है, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो जब हम अंदर की बात करते हैं ना, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हमारी थर्मल एनर्जी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जिस बॉडी की थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका मतलब ये है कि ये उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, ये जो भी है ना, ये पार्टिकल्स, ये उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे और उतना ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहे होंगे, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रहे हैं। जैसे है ना, ये एक केस है कि भाई नॉर्मल बैठे हैं एक ही जगह पे, तो वो है नॉर्मल लोग। पर अगर मान लो मैंने लोगों को भांग पिला दिया, अभी आ गए नशे में, अभी कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो वैसा ही केस। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस बॉडी की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी थर्मल एनर्जी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इतना आ गया। अब वहीं इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ किसका, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, देखो ये सारे के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। पर वहीं हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी है कि कोई भी अगर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। होता है ना, अब तक पढ़ा होगा। तो अब क्या ये दोनों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं? तो क्या मतलब इस चीज़ की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी? बिल्कुल आएगी। वैसे ही और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे मान लो कोई ये मॉलिक्यूल यहाँ से कोलाइड कर रहा है तो उसकी एनर्जी, या कुछ भी और टाइप्स ऑफ एनर्जी जो भी होती है ना किसी पार्टिकल में, किसी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब बोले इसको इंटरनल एनर्जी ही क्यों बोला, क्यों? क्योंकि मान लो ये एक बॉडी है, उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम बॉडी के इंटरनल की बात कर रहे हैं। इसलिए बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज़ हैं उस सब को हमने क्या कहा, उस सब को हमने कहा इंटरनल एनर्जी। आ गया इतना? आ गया ना? हाँ। अब देखो, अब एक और चीज़, जो हमारी हॉट बॉडी होती है ना, हॉट बॉडी पता है ना, मतलब कोई गर्म बॉडी। तो गर्म बॉडी का क्या होता है, गर्म बॉडी में जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा होती है, वहीं कोल्ड बॉडी में थर्मल एनर्जी हमारी कम होती है। अब क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, ये भी हम अभी पढ़ते हैं। अभी देखो, अभी तक मैंने कहीं पे भी हीट का जिक्र नहीं किया है, अभी हीट आया ही नहीं है, अभी ये सिर्फ हम फील ले रहे हैं। जो जो समझाया अभी तक वो तो आया ना समझ में, आ गया ना? अब देखो, अब ये बात याद रखो कि हॉट बॉडी क्या होती है, उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। अब अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। और वहीं कोल्ड बॉडी में थर्मल एनर्जी कम है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है ना उसके मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब बोले इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, कुछ ऐसे बताओ भाई तरीका वरीका जिससे हम याद रख सकें। तो देखो, पॉपकॉर्न बनाए हैं कभी पॉपकॉर्न? तो जब हम उसको गरम, मतलब किसी में भी कुकर में या कहीं पे भी बनाते हैं वो, तो जब हम पॉपकॉर्न को रखते हैं, हीट करते हैं, तो क्या वो उछलने लगते हैं? पहले वो रेस्ट पे होते हैं जब ठंडे हैं, पर जब हम उनको हीट करते हैं क्या वो उछलने लगते हैं? हाँ, उछलने लगते हैं। तो जब वो उछलते हैं, जब वो ऐसे उछलते हैं, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती होगी? काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती होगी? क्योंकि भाई पहले तो वो रेस्ट पे थे, बाद में वो उछलने लगे, मतलब चलने लगे, तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? और ये उछले कब? जब हमने हीट दी, मतलब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया उनका, जब हमने उनको गर्म किया। मतलब वही, इसी से रिलेट करके हम याद रखेंगे कि हॉट बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब जब हम पॉपकॉर्न को गर्म करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो उछलेगी। मतलब एग्जैक्टली यही वाला तो कंसेप्ट नहीं है, पर इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं कि हॉट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, वहीं कोल्ड बॉडी की कम होगी। आ गया इतना?
अब देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि हॉट बॉडी है तो इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा, और यहाँ कोल्ड बॉडी है तो इसकी थर्मल एनर्जी कम। इतना आ गया, ये चीज़ की फील आ गई, थर्मल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब किसी को ये छापना हो तो छाप लो, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। छाप लिया? चलो अब हम बढ़ते हैं हीट की तरफ। अब हम समझेंगे कि आखिर हीट होती क्या है। तो अब देखो, मैंने पहले कहा हॉट बॉडी। अब अगर मैं एक हॉट बॉडी को और एक कोल्ड बॉडी को साथ में लाता हूँ, तो क्या ये जो हॉट मतलब ये जो गर्म है, जो हॉट बॉडी है, क्या वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है? क्या वो थोड़ी सी कोल्डर लिख सकता हूँ कि मैं पहले से थोड़ी ठंडी हो जाती है? और जो कोल्ड बॉडी होती है, क्या वो पहले से हॉटर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी गर्म हो जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाय का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब एक गर्म चाय की प्याली हो, रुक जाओ अच्छे से बनाते हैं। एक गर्म चाय की प्याली हो, हाँ कोई उसको पिलाने वाली हो, वो बात की बात है। तो ये है एक चाय की प्याली, एकदम गरम गरम है, ऊपर से धुआं निकल रहा है। तो ये चाय अगर मैं लेके आऊँ तो क्या ये कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाएगी या गर्म? ठंडी हो जाएगी ना। चाय क्या होगी, कुछ टाइम के बाद कोल्ड, ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो गर्म थी, है ना। मतलब जो गर्म बॉडी होगी, अगर मैं उसको किसी ठंडी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाऊं, चाय के केस में ठंडी बॉडी क्या है, आसपास का सराउंडिंग, आसपास की हवा वगैरह वो सब चाय के कंपैरिजन में ठंडी है। तो क्या होगा, जो आसपास की हवा होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। अब बोले हमें तो फील नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हवा तो बहुत सारी है। अब सिर्फ चाय की वजह से एकदम हवा थोड़ी गर्म हो जाएगी पूरी। हाँ, थोड़ा सा उसमें हीट जाएगी, वो अलग बात है, पर चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और हम ये चीज़ एकदम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चाय कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाती है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर गर्म बॉडी है तो वो ठंडी हो जाएगी, और अगर ठंडी बॉडी है तो वो गर्म हो जाएगी। कब? जब उन दोनों को साथ में लाया जाए, है ना, जब वो दोनों कांटेक्ट में आ जाए। इतना समझ में आया? इसका मतलब अगर ये कोई हॉट बॉडी है, इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है और इसकी थर्मल एनर्जी कम है। अब अभी तक हमने टेम्परेचर वाला वैसे टॉपिक तो नहीं पता, पर ये तो तुम्हें पता ही होगा कि टेम्परेचर आखिर होता क्या है। अगर कोई भी हॉट बॉडी है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है ना। इतना ये चीज़ तो पता है ना। अब देखो, जब भी अगर मैंने कहा कि हॉट बॉडी है वो थोड़ी देर के बाद कोल्ड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। और ये जो कोल्ड बॉडी है वो थोड़ी देर के बाद हॉट हो जाएगी। इसका मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उसका राइज करेगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, होगा ना। तो अब ये टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो कैसे रहा है? क्योंकि यहाँ से ना इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है ना, तो यहाँ से ना कुछ हीट यहाँ पे जा रही है, सॉरी कुछ हीट नहीं, कुछ एनर्जी यहाँ पे जा रही है। मतलब जिसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से थर्मल एनर्जी जहाँ पे कम है वहाँ पे जा रही है। तो जो एनर्जी यहाँ से यहाँ पे, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो हो रही है, उसको हम कहते हैं हीट। यानी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीट। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास, इस हॉट बॉडी के पास पहले हीट नहीं थी, इस हॉट बॉडी के पास पहले हीट नहीं थी, वैसे ही इस कोल्ड बॉडी के पास भी हीट नहीं थी। इन दोनों के पास अगर कोई चीज़ थी तो वो क्या थी, थर्मल एनर्जी थी। पर अब थर्मल एनर्जी क्या है, फ्लो नहीं कर सकती। तो थर्मल एनर्जी ना जब फ्लो करती है, मतलब जब ये चीज़ फ्लो करती है ना, तो हम उस चीज़ को हीट बोल देते हैं, समझे। मतलब हीट किसी भी बॉडी के पार्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी बॉडी के पास हीट है, ये नहीं बोल सकते। जब कोई भी एनर्जी कहीं से कहीं पे ट्रांसफ़र हो रही हो, फ्लो हो रही हो, तो उस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हीट। ये चीज़ समझे, थोड़ा बहुत भी समझे। अभी चलो आगे हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने वैसे एक देखा होगा कि अब होगा क्या, देखो अब अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा था ना, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बाद में ज़्यादा हो जाएगा। इतना आ गया।
अब भले ही अगर एकदम 100% फील नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे एक और डेफिनेशन भी है बहुत प्यारी सी, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके फिर मैं थोड़ा सा रिपीट भी करा दूंगा और ज़्यादा फील आ जाएगी। अब देखो, एक है बहुत ज़रूरी बात, ये चीज़ मतलब मुझे पता लगाने में 3 साल लग गए, मुझे 3 साल लग गए ये चीज़ समझने में। अब भाई मैं चाहूँगा कि तुम लोग ये चीज़ पहले ही समझ जाओ ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा कि यह है एक हॉट बॉडी और यह है एक कोल्ड बॉडी। इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है और इसकी है कम। अब यहाँ से कुछ एनर्जी यहाँ पे फ्लो करेगी, तो पहले तो इसके पास हीट कुछ भी देखो, तो यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे फ्लो करती है ना किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो हम उसको कहते हैं हीट। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसके पास हीट थी और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास हीट आई। अब तुम लोग ये एक चीज़ बोलोगे कि मान लो ये हीट है, ये हीट यहाँ से यहाँ गई, फ्लो हुई यहाँ से, तो हीट तो कुल मिला के यहीं पे जा रही है ना, इस वाली ऑब्जेक्ट पे, इस वाली बॉडी पे, तो हीट इसके पास कैसे नहीं हुई। एक बार रुको, मैं थोड़ा ये साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद और अच्छे से फील दिलाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ पे एक एनर्जी फ़्लो हुई, और जो एनर्जी ऐसे फ़्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, उसको हम कहते हैं हीट, ठीक है। वहीं अब अगर तुम लोग कहोगे कि अगर हीट यहाँ से यहाँ पे जा रही है, यानी इस बॉडी में जा रही है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इस बॉडी के पास हीट नहीं है। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इस बॉडी के पास हीट नहीं है, क्योंकि ये जो हीट है ना, ये जो एनर्जी है ना, हम उसको हीट तभी तक कहेंगे जब तक वो फ्लो हो रही है। जब वो यहाँ पे पहुँची तब वो हीट नहीं रहेगी, तब वो किस में बदल जाएगी, तब वो थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी, समझे। तब वो हीट नहीं रहेगी। हीट हम सिर्फ तभी तक कहेंगे जब तक वो फ्लो हो रही है, और जैसी वो फ्लो होना बंद हुई, किसी बॉडी में चली गई, तो हम उसको हीट नहीं कहेंगे, वो फिर थर्मल एनर्जी बन जाएगी। और अगर ये थर्मल एनर्जी बन गई मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया, और इसी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि एक कोल्ड बॉडी गर्म हो जाती है, एक ठंडी बॉडी गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। आ गया समझ में। तो वैसे ही हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि हीट इज़ नॉट कंटेंड इन अ बॉडी। हीट कभी भी कोई बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती, कंटेंट हो ही नहीं सकती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी हीट स्टोर कर रही है, कर ही नहीं सकती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी में थर्मल एनर्जी है, इस बॉडी ने थर्मल एनर्जी स्टोर कर रखी है, ये ज़रूर कह सकते हैं। तो वैसे ही ये दो चीज़ों का कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, ये दो चीज़ें एकदम बेकार चीज़ें हो जाएंगी कहने को कि हीट इन अ बॉडी। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी में हीट हो ही नहीं सकती, और हीट ऑफ अ बॉडी मतलब वही है कि किसी बॉडी में हीट हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों ही चीज़ें बोलना एकदम गलत होगा, कंसेप्ट के खिलाफ होगा। आ गया इतना, ये चीज़ आ गई ना। चलो अब आते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, एक गर्म बॉडी ली थी और एक कोल्ड बॉडी ली थी, और उन दोनों को साथ में रख लिया था। अब है कि और कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, या तो और कैसे कैसे किसी चीज़ की थर्मल एनर्जी बढ़ सकती है। वैसे ही देखो, हमने पाम्स मतलब अपने हाथ कभी रब किए होंगे, जैसे ठंड के टाइम में हम अपने हाथों को रब करते हैं, तो क्या होता है, हमारे हाथ ना गर्म हो जाते हैं, मतलब हमारे हाथ का ना टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उनमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इतना आ गया। वैसे ही बर्निंग कोल, अगर हम कोयले जलाते हैं तो भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, वो हमें हीट देता है ना, हीट देता है ना हमें। और वो हीट अंदर जाके हमारी क्या करती है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में जा रही है, क्या कर रही है, वो अलग बात है। जैसे ट्रेन के एग्जांपल में क्या होता है कि ये क्या करता है, बर्निंग जो कोयला होता है ना, वो अपनी केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करता है। अगर हम ट्रेन में बात करें तो जैसे पुराने ज़माने में कोयले पे चलती थी ट्रेन, तो ये जो कोल में होता था कि वो अपनी केमिकल एनर्जी को, कोयले अपनी केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करते थे, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते थे, जिसकी वजह से वो ट्रेन चलती थी। मैकेनिकल एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो, अभी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल रही है, उसमें चेंज करती थी। अब जिस तरीके से वो केमिकल एनर्जी, जिस तरीके से वो केमिकल एनर्जी, मान लो ये है और ये है मैकेनिकल एनर्जी ट्रेन की। अब बोले केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जाएगी कैसे, इसी हीट के माध्यम से जाएगी।
मतलब जो ये बीच में फ्लो हो रहा है हम इस चीज़ को कहेंगे हीट। ना तो हीट इसके पास है और ना तो हीट इसके पास है। अब समझे? वैसे ही गीज़र, अब जैसे ठंडे पानी से कई लोग नहीं नहाते। हाँ सर, अब तुम लोग बोलोगे सर हम तो नहाते ही नहीं हैं, आप ठंडे पानी की बात कर रहे हो। तो कोई बात नहीं भाई, हम तो कोई बात नहीं, साल में 2 बार भी नहाते हो वो भी बहुत हैं तुम्हारे लिए। तो अब बोलोगे कि गीज़र, तो गीज़र क्या करता है? बिजली पे चलता है, बिल्कुल चलता है। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट में, मतलब कन्वर्ट करता है। फिर हीट से क्या होता है? वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना, तभी पानी गर्म होता है। इतना आ गया। अब देखो, अब हम आते हैं हीट पे। ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद श्योरली फील आ जाएगी। वैसे हमारी बुक में लिखी हुई है ये डेफिनेशन, लिखी हुई है ये डेफिनेशन, जो कि कुछ हद तक गलत है। कुछ हद तक क्या मतलब, मैं बोलूँगा कि पूरी गलत है। और ये जो डेफिनेशन है वो है हमारी, हम सबकी एकदम प्यारी बुक, वो भी किसकी? पूजनीय H.C. वर्मा सर की। तो ये है उनकी बुक से। अब पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। देखो, हीट मैंने कहा था कि जो भी फ्लो कर रहा है उस चीज़ को हम कहेंगे हीट। ना तो ऑब्जेक्ट के पास पहले से हीट होती है और ना ही बाद में हीट आती है। कोई भी एनर्जी जब किसी भी बॉडी में, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में वो हो रही है, फ्लो हो रही है, उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं हीट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड या फ्लोड, ठीक है, ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 बॉडीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है? एक बॉडी हॉट हो और एक बॉडी कोल्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? हीट। मतलब जो एनर्जी एक गर्म बॉडी से, एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी में फ़्लो करे, उस फ्लो होने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हीट कहेंगे। पर जो एनर्जी किसी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी में एक चीज़ आ जाती है, थर्मल एनर्जी। आ गया इतना? पर वहीं हमारी ये वाली बुक ने क्या कहा है कि हीट इज़ द इंटरनल एनर्जी। उन्होंने बोल दिया कि भाई हीट इंटरनल एनर्जी है। मतलब कोई अगर ये पार्टिकल है, कोई अगर ये बॉडी है, तो हीट उसके अंदर है, हीट इंटरनल एनर्जी है। और ये चीज़ हो गई गलत, पूरी गलत। क्यों? क्योंकि हीट किसी बॉडी की हो ही नहीं सकती। हीट तो सिर्फ फ्लो ऑफ एनर्जी है। हीट की जब भी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो एक चीज़ आएगी, ये देखो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। मतलब जो एनर्जी फ्लो कर रही है हम उसको कहते हैं हीट, इंटरनल एनर्जी को हम हीट नहीं कहते। समझे? और ये जो हीट इज़ द इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, वो असली में ये चीज़ डेफिनेशन है ही नहीं। या तो ये थर्मल एनर्जी की बात करना चाह रहे हैं, या तो कुछ और ही कहना चाह रहे हैं, या तो वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर ही नहीं पाए सही से। अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा है जो मैंने पढ़ाया? क्यों? क्योंकि 9th क्लास के हिसाब से ये चीज़ मतलब थोड़ा सा हाई हो जाती है वैसे। पर मैंने क्यों समझाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गलत कंसेप्ट पढ़ाऊँ मैं, या गलत कंसेप्ट को लेकर तुम लोग बैठ जाओ। जैसे मुझे ये चीज़ सही कंसेप्ट समझने में 3 साल लग गए, हो सकता है किसी और को कितने ही साल लग जाए, हो सकता है ना। तो इतनी भी मुश्किल नहीं थी ये चीज़। तो मैंने सिर्फ क्या बताया कि हीट फ्लो करती है और जो बॉडी में होती है वो थर्मल एनर्जी होती है और इंटरनल एनर्जी होती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज। मतलब थर्मल एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है एक। आ गया इतना? तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे आगे तक कंसेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे। आ गया इतना? तो देखो, अभी 3 साल जो मुझे लगे समझने, वो मैंने 23 या 24 मिनट में समझा दिए। तो फील आ गई इस चीज़ की? आई होप फील आ गई हो। एक बार मैं, ठीक है, क्विक रिवीजन ले लेता हूँ शुरू से। हाँ, यहाँ से मैंने कहा कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी कुछ, जो लिखा हुआ है वही देखते जाओ। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक गर्म बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा भटक रहे हैं, ज़्यादा घूम रहे हैं रैंडम मोशन में, और उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा है। तो अब जब मैं कहूँगा कि एक किसी भी बॉडी में एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि होती है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सारी एनर्जीज़ के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसके मॉलिक्यूल्स की, कि वो कितनी तेज़ी से घूम रहे हैं वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होता है? एक पार्ट होता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है? एक पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी का।
इतना आ गया समझ में। अब मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी, हॉट बॉडी की ज़्यादा थर्मल एनर्जी, कोल्ड बॉडी की कम। अब देखो, जब भी किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी, जब भी किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कुछ ट्रांसफ़र होगी एनर्जी, तो क्या होगा, हॉट बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और ठंडी बॉडी थोड़ी सी हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा पहले वो घट जाएगा, और जिस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर पहले कम था, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों लिख दिया, जिसका टेम्परेचर पहले कम था वो बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कोई ना कोई एनर्जी फ्लो करेगी, और इसी एनर्जी फ्लो का नाम है हीट। समझे, इसी एनर्जी के फ्लो का नाम है हीट। असली में हीट ना तो किसी ऑब्जेक्ट की होती है, ना तो ये हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की हीट, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। समझे, मतलब किसी भी बॉडी से, हॉट बॉडी से किसी भी कोल्ड बॉडी में अगर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, तो जिस तरीके से या तो जैसे वो एनर्जी फ़्लो कर रही है ना, उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हीट। आया? तो वैसे ही ये दो चीज़ें मैंने पहले ही समझा दी कि ना तो हम हीट इन अ बॉडी कहेंगे, ना तो हम हीट ऑफ अ बॉडी कहेंगे, क्योंकि एक बॉडी की हीट डिफ़ाइन ही नहीं की जा सकती। आगे समझ में? वैसे हाँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे, मैं कहाँ पे समझाऊँ, थोड़ी सी खाली जगह, हाँ यहाँ पे। जैसे मान लो क्या मान लो, हाँ मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बकेट या एक टब, मान लो टब ऑफ वाटर, इसमें है क्या, इसमें है पानी है। तो वैसे ही, और हमारे पास यहाँ पे है एक मग, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है एक मग, और इस मग में भी है पानी। अब इस मग से टब में मैं एक पानी गिरा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी देखो, मान लो, अब मैं यहाँ से क्या सिखाऊंगा, हीट का कंसेप्ट। मान लो जो इसके अंदर पानी है ना, जार के अंदर, वो है थर्मल एनर्जी, ज़्यादा वाली थर्मल एनर्जी, और जो इसके अंदर है ना, कैसे करूँ, हाँ, और जो इसके अंदर है ना, वो मान लो है कम वाली थर्मल एनर्जी। है तो ये भी एनर्जी और है तो ये भी एनर्जी। अब ये जो बीच में फ़्लो हो रही है ना एनर्जी, मान लो ये एनर्जी है और ये जो बीच में फ़्लो हो रही है, तो इसी फ़्लो को हम क्या कहते हैं, इसी फ़्लो को हम कहते हैं हीट। मतलब थर्मल एनर्जी भी एक एनर्जी होती है, ये वाली भी एनर्जी होती है, और हीट भी एनर्जी होती है। पर जब वही एनर्जी एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ़्लो करती है, हम उसको कहते हैं हीट। आया समझ में? एकदम फील आ गई इस चीज़ की। आई होप ये वाला एग्जाम्पल एकदम अंदर तक छू गया होगा। आ गया? आगे बढ़ें, चलो, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी आते हैं हम यूनिट्स ऑफ हीट में। तो यूनिट्स ऑफ हीट होती क्या है? देखो, हमने शुरू में पढ़ा कि हीट क्या होती है, हीट होती है एक एनर्जी, पढ़ लिया। तो अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हीट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और इसकी CGS यूनिट का नाम क्या होता है, इसकी CGS यूनिट का नाम होता है अर्ग, ERG। अब बोले इन दोनों के बीच का नाता क्या है, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो वैसे ही 1 जूल में 10⁻7 मतलब 1 करोड़ अर्ग होते हैं। आ गया इतना? अब ये चीज़ तो याद रखने की, अब इस चीज़ में मैं क्या ही समझाऊं। अब देखो, कुछ और यूनिट्स होती हैं हीट की, जो कि एक होती है कैलोरी। कैलोरी, अब कैलोरी कैसे डिफाइन होती है, वैसे ये चीज़ तो 10th में है, पर मैं अभी ऐसे बता देता हूँ। जब हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे ना, मान लो हमने 1 ग्राम लिया प्योर वाटर का, ठीक है, तो जब हम उस 1 ग्राम वाटर को हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो जितनी एनर्जी देने पर उस 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए ना, उसी को हम कहते हैं 1 कैलोरी। ये चीज़ याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ फील के लिए बता रहा हूँ कि उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी में 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, मान लो अगर वो पहले 25 था, फिर वो बाद में अगर 26 हो जाए, तो उतनी हीट को मैं क्या कहूँगा, 1 कैलोरी कहूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं। हाँ, तो 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी होता है अराउंड 4.18 जूल। ठीक है,
ये रिलेशन समझ में आया? या तो हम इसको राउंड ऑफ करके और भी क्या लिखते हैं, 4.2 जूल भी लिखते हैं। आ गया इतना? अब दूसरी है एक 1 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, अब किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ या तो 1000, तो क्या लिखते हैं 10⁻³ कैलोरीज को हम ही लिखते हैं किलो कैलोरी, या तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं 4180 जूल भी। एक कैलोरी में 4.18 होते हैं, वैसे ही 1000 कैलोरी में कितने होंगे 4180 जूल। इतना आ गया समझ में? आ गया ना? फील आ गई इन चीज़ों की? आई होप हीट वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो। हाँ, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बतानी है, आगे बताएं क्या? वैसे हाँ, ये चीज़ तो एकदम बता दी कि मतलब ठीक है, अगर हॉट बॉडी की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी पार्ट है भाई इंटरनल एनर्जी का, अगर वो बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी ना? ठीक है। और वैसे ही कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब हम आ गए हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो देखो सभी को पता होगा, पता है ना कि, तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें क्या बताती है, थर्मल स्टेट बताती है किसी भी बॉडी का। थर्मल स्टेट का मतलब क्या है? थर्मल स्टेट का मतलब ये है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है, या तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, या तो कितनी ठंडी है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, वो बताता है टेम्परेचर। जैसे जब बुखार वगैरह अगर होता है, हमें फीवर होता है, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, करते हैं। तो वैसे ही हमें उस थर्मामीटर से क्या पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है नॉर्मल से। तो वो क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कि हमारी बॉडी गर्म है नॉर्मली से। तो टेम्परेचर ने क्या मेजर किया, थर्मामीटर ने क्या मेजर किया, टेम्परेचर मेजर किया, और वो टेम्परेचर में क्या बता रहा है कि हमारी बॉडी गर्म है। इसका मतलब टेम्परेचर हमें किस चीज़ की फील देता है, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उस चीज़ की फील देता है। ये सब तो भाई बच्चों वाली बातें हो गई। अब मैंने कहा था कि मान लो ये एक हॉट बॉडी है और ये एक कोल्ड बॉडी है ना। अब हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, कहाँ से ट्रांसफ़र होगी भाई, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था चाय का, एक गरम चाय की प्याली है, ठीक है, तो चाय कुछ टाइम के बाद ठंडी होती है ना, गरम चाय तो कुछ टाइम के बाद ठंडी होती है। बोले गरम क्यों नहीं होती, ये सोचा है कभी, गरम क्यों नहीं होती? अब भाई नहीं होती तो नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हीट ट्रांसफ़र करेगी, जब भी हीट फ्लो करेगी, तो वो किसी गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ही ट्रांसफ़र करेगी, बिल्कुल। तो अब अगर ये चाय गर्म है, तो ये मुझे किस चीज़ से पता लगा कि ये गर्म है? क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था। ये चीज़ तो पता है ना कि अगर चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो गर्म ही होगी। इसका मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम। इसका मतलब इसी टेम्परेचर की वजह से ही हमें पता चला कि हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करेगी। ये चीज़ हमें पता चली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर होती है ना, वो डिटरमाइन करती है, यानी कि वो बताती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट कैसे फ्लो करेगी, हीट किस दिशा में फ्लो करेगी। जिसका टेम्परेचर हाई है उससे हीट फ्लो करेगी कहाँ, किसकी तरफ, जिसका टेम्परेचर लो है। मतलब अगर टेम्परेचर जैसी कोई चीज़ होती है ना, तो क्या हम बता पाते हैं कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? नहीं। पर अगर टेम्परेचर जैसी हमारे पास चीज़ है तो हम बता सकते हैं भाई, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ से हीट फ्लो हो रही है, किसकी तरफ, जिसका टेम्परेचर कम है। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। और इस चीज़ को हमने फील भी कर लिया। देखा, इसीलिए नाम है भाई, चैनल का भी नाम कुछ सोच समझ के रखा है, फील ऑफ फिज़िक्स। आ गया? हाँ, फील से वैसे एक शायरी याद आई मुझे, मतलब मैंने खुद ही बनाई थी। तो एग्ज़ाम हॉल में मेरे दोस्त ने मांगी एक्स्ट्रा शीट, ठीक है, हाँ थोड़ा वाह वाह बोल देना, कि एग्ज़ाम हॉल में मांगी मेरे दोस्त ने एक एक्स्ट्रा शीट। बोले क्यों? क्योंकि वो पढ़ के आया था फील ऑफ फिज़िक्स से टॉपिक ऑफ हीट। अरे वाह वाह सर, एकदम दिल को छू गई। हाँ ठीक है, मुझे पता था ये थोड़ी लेम शायरी है,
थोड़ा गुस्सा वुस्सा आ सकता है बच्चों को, कोई बात नहीं, पर इतना तो झेल लेना, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं हम एक ज़रूरी बात पे। बोले सर ये ज़रूरी बात कौन सी है? मैंने कहा कि हीट ट्रांसफ़र करेगी एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। पर मान लो दोनों का टेम्परेचर ही सेम है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, पर इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है और इसकी थर्मल एनर्जी कम है। क्या अब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी? बोलो। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है। हमें थर्मल एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो सिर्फ टेम्परेचर से है। हीट सिर्फ तभी फ्लो करेगी जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तब हीट का फ्लो नहीं होगा। मतलब देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज़। अगर मतलब नहीं हो रहा कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में, तो हम क्या कहेंगे? उनका सेम टेम्परेचर है, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन बॉडीज़ के पास सेम अमाउंट ऑफ हीट है, इसका ये मतलब नहीं है। पर क्या बॉडी के पास कभी हीट हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बुक वालों को लिखना क्या चाहिए था? यहाँ पे बुक वालों को लिखना चाहिए था क्या? अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी लिखना चाहिए था। तो अगर दो बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, उसका मतलब यह है कि वो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इन दोनों के पास सेम थर्मल एनर्जी है। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो सकता है किसी के पास कम हो, पर हीट सिर्फ तभी फ्लो करेगी जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा? मतलब टेम्परेचर हमें ये चीज़ बता ही नहीं सकता कि किसी में कितनी थर्मल एनर्जी है। देखो इन्होंने वापस से हीट एनर्जी यूज़ करा, पर यहाँ पे होना क्या चाहिए? थर्मल एनर्जी होनी चाहिए। कि टेम्परेचर हमें ये चीज़ नहीं बता सकती कि किस बॉडी में कितनी थर्मल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर तो इसका भी T है और इसका भी T है। क्या इन दोनों की थर्मल एनर्जी सेम है? क्या इन दोनों की थर्मल एनर्जी सेम है? आंसर इज़ नो, नहीं है सेम। भले ही इनका टेम्परेचर सेम है पर इनकी थर्मल एनर्जी सेम नहीं है। आ गया इतना? तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, देखो फिर से अमाउंट ऑफ हीट कैसे बच्चे हैं? तो अमाउंट ऑफ हीट, चलो मैं हीट ही बोल देता हूँ। क्यों? देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम लोग अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स दोगे ना, तो तुम्हें वही डेफिनेशंस यूज़ करनी होगी, वही चीज़ें यूज़ करनी होगी जो तुम्हारी बुक में लिखी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस बताई थी ना, एक ये वाली और एक ये वाली। ये थी बुक वाली, ठीक है। पर एग्ज़ाम में तुम्हें यही यूज़ करना होगा। बोले क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये चीज़ फील है ही नहीं कि हीट क्या होती है, थर्मल एनर्जी में इन दोनों में डिफरेंस भी होता है कि नहीं, फील नहीं है। तो मार्क्स ना कट जाएं, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो बुक में लिखा हुआ है वो करो। अगर टीचर ने तुम लोगों को ये चीज़ पहले से बात बताई है तब बहुत अच्छी बात है, तब जो टीचर ने बताया वैसा करो। पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया तो उन्होंने जो भी चीज़ या तो नोटबुक में लिखाई है या तो बुक में लिखी हुई है वही करो एग्ज़ाम्स में। पर ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि करेक्ट कंसेप्ट क्या है। करेक्ट कंसेप्ट से कभी भी नहीं भटकना। भले ही मार्क्स के चक्कर में एग्ज़ाम में गलत चीज़ लिख के आ जाओ, पर करेक्ट कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम आगे अगले लेवल पे मतलब हायर स्टडीज़ जब हम करेंगे, हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे 11th 12th वगैरह में, तो क्या होगा, ये करेक्ट कंसेप्ट ही काम आएगा, वो गलत बुक वाला काम नहीं आएगा। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में वही चीज़ लिख के आओ जो तुम्हारी स्कूल टीचर कहती है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल एग्ज़ाम्स हैं। पर अगर बात होती है कंसेप्ट की तो वही चीज़ याद रखनी है जो मैंने अभी समझाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए अमाउंट ऑफ हीट ही बोल देता हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करती है? मास पे, कि बॉडी कितनी भारी है या कितनी हल्की है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, इन सब पे डिपेंड करती है। अब इन सब पे कैसे डिपेंड करती है वो सब हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। काफ़ी अच्छा मतलब एक चैप्टर है कैलोरीमेट्री, जो कि काफ़ी लोगों को वैसे टफ भी लगता है पर प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे अगले साल। अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई? जो पढ़ाई आ गई? चलो आगे बढ़ें। अब आती है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या होती है। पढ़ें। पहली बात तो हम पढ़ते हैं इसकी SI यूनिट।
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। वहीं इसकी बाकी कुछ और 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री सेल्सियस और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। सबने सुनी होगी। जो थर्मामीटर मेजर करता है, जो वैसा वाला नहीं आता था मरकरी वाला, जिसमें हमें देखने में भी दिक्कत होती थी कि भाई टेम्परेचर कितना है वगैरह। डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता था टेम्परेचर। वैसे ही आजकल के जो कुछ डिजिटल आ गए हैं तो उनमें डिग्री सेल्सियस में मेजर करा जाता है। वैसे ही कभी हम वेदर देखेंगे तो वेदर वाले में भी हमें डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है वेदर, कि 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ देखे हैं ना। ये सब यूनिट्स तो पता ही होंगी, बच्चों वाली चीज़ें। वैसे ही केल्विन तो भाई ऐसा यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री वगैरह में जहाँ पे भी यूज़ करोगे केल्विन ही यूज़ करोगे। तो वैसे ही केल्विन तो हमने पढ़ लिया, ऐसा यूनिट है। पर अभी हम जानेंगे कि इसके बीच में और इन यूनिट्स के बीच में आखिर रिश्ता क्या है। मान लो मुझे दिया गया है कोई भी T डिग्री सेल्सियस पे कोई टेम्परेचर। अब मैंने बोला ये केल्विन में कितना है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैंने मान लिया कैपिटल T केल्विन, कि मान लो उसका केल्विन में टेम्परेचर है कैपिटल T केल्विन। तो मैं इसको किसके बराबर कर दूँगा, 273.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मुझे केल्विन में टेम्परेचर निकालना है ना, तो मैं उसको 273.15 से प्लस कर दूंगा। अगर मान लो ये डिग्री सेल्सियस T की जगह कितना होता, मान लो ये होता 10 डिग्री, मान लो ये होता 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करता, 273.15 में 10 डिग्री सेल्सियस ऐड कर लेता। तो आंसर यहाँ पे मेरा कितना आ जाता, मेरा आंसर आ जाता 283.15 केल्विन। आगे समझ में कि मतलब मुझे अगर केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिग्री सेल्सियस में क्या प्लस कर दूँगा, 273.15। वैसे 15.15 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये एक्यूरेट वैल्यू है, पर हम इसको जनरली क्या लिखते हैं, हम इसको 273 लिखते हैं। सिंपल यही चीज़ लिखते हैं। आ गया, ये चीज़ें आ गई समझ में। चलो अब इसी में एक चीज़ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हमें वाटर पता है कि वाटर जमता कब है, फ्रीज़ कब होता है, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसी 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में क्या लिखेंगे भाई, 273 प्लस कर देंगे 0 में, तो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन ही आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसी को हम फ़ारेनहाइट में क्या लिखते हैं, इसी को हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया, हाँ फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया वो भी बताता हूँ। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 273 प्लस कर दूँगा 100 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा, बिल्कुल। तो वैसे ही, और ये फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलिए फ़ारेनहाइट को निकालेंगे कैसे, हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिश्ता तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिश्ता। पढ़ें या रुको, कहाँ पे बताऊँ, कहाँ पे, चलो यहाँ पे बता लेता हूँ। देखो अगर मैंने कहा कि मुझे कोई टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और मुझे उसको निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो मैं क्या करूँगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 प्लस 9/5 T लिख देता हूँ कि मान लो मेरे पास T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो मैं क्या करूँगा, 9/5 T डिग्री सेल्सियस में प्लस 32, ये होता है फॉर्मूला। इसको बुक्स में और कैसे लिखा जाता है, इसको बुक्स में देखो ऐसे लिखा जाता है। वो क्या करते हैं बुक में, इस 9 को ना, सॉरी इस 9 को यहाँ ले जाने से पहले रुको, मैं थोड़ा वहाँ पे स्टेप वाइज बता देता हूँ। स्टेप वाइज क्या होता है कि ये जो 32 है ना, इसको हम इक्वल टू के इधर दूसरे साइड लेके आ जाते हैं। मतलब होता क्या है, फ़ारेनहाइट -32 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज़ जब इधर आएगी तो माइनस होगी ना, बिल्कुल होगी। F -32 कर देते हैं इज इक्वल्स टू 9/5 T डिग्री सेल्सियस, है ना। अब इस 9 को वो यहाँ लेके आ जाते हैं इसके नीचे,
मतलब f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू कितना, t डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। बुक में ऐसा भी लिखा होता है, तो दोनों ही सही है, दिखा दिया हमने इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन निकाल ली। तो कोई भी याद रखो तो ठीक है, कोई भी याद रखो, दोनों ही चल जाएंगे। आ गया इतना। अब चलो इस फॉर्मूले की फील लेते हैं, फील ले लें। एक बार मैं इसको थोड़ा ना क्या करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ छोटा छोटा सा, ताकि वो जो नीचे की जगह बचेगी ना हम उसमें फील ले सकें। हाँ, येलो में लिखते हैं। मैंने क्या कहा कि t डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, f माइनस 32 अपॉन 9 होता है। मानते हो? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। तो अब देखो, मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई पीछे हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन में यूज़ करूँगा, मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 इंटू कितना, 0 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस 0 में है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 9 अपॉन 5 इंटू 0 कर दूंगा, प्लस 32 कर दूंगा। तो अब देखो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 ही हो गया ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। तो आखिर में आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 32 आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा। और ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ यहाँ से प्रूव भी हो गई। वैसे ही एक बार ये चीज़ भी प्रूव करके देख लेना कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आएगा, 212 के बराबर आएगा। आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ फील दिखाऊं, एक लाइन लिखी हुई थी वैसे बुक में, उसी लाइन की फील दिलाता हूँ। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस गए, चेंज कितना आया टेम्परेचर का, 100 का आया। 0 से स्टार्ट किए थे, 100 तक पहुँच गए, आया ना 100 का। पर वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 32 से 212 में आया, तो क्या यहाँ पे 180 का चेंज आया ना। मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया, 100 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे कितना चेंज आया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का। इसका मतलब चेंज इन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ चेंज की बात कर रहा हूँ, 100 वाली यूनिट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 सेल्सियस इज इक्वल्स टू 180 फ़ारेनहाइट, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। उल्टा मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज इन 100 डिग्री सेल्सियस, मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज इन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। वो किसके बराबर होगा, चेंज इन 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों के यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ ना भी आए तब भी छोड़ सकते हो, फील के लिए बता रहा हूँ। वैसे भी एक और बार रिपीट भी कर दूंगा। चलो यहाँ पे भी चेंज लिख देता हूँ। तो हुआ क्या, वैसे जैसे 100 इज इक्वल्स टू 180 हुआ, अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज कितने के बराबर होगा, क्या मैं इसको 180 अपॉन 100 कर दूंगा, जो कि 1/8 आ जाएगा, सॉरी 1.8 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है, मैंने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, कोई बॉडी है मैंने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, तो फ़ारेनहाइट में इंक्रीज़ कितना होगा, फ़ारेनहाइट में इंक्रीज़ कितना होगा, 1.8 का। समझे? चेंज की बात कर रही कि अगर मान लो मैंने किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना बढ़ेगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। इतना चेंज आएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि उतना हो जाएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आ रहा है ना समझ में, कि उतना चेंज आएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल से ये चीज़ समझते हैं कि ये देखो 273 से हम 373 पे आए, अब भी चेंज कितने का आया, 100 का आया। मतलब अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, अच्छा चलो 1 डिग्री से पहले हम 100 की मान लेते हैं, कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या केल्विन में भी वो 100 केल्विन ही बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। वैसे ही 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो 1 केल्विन बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 केल्विन है। इसका मतलब ये है कि चेंज इन 1 डिग्री इज इक्वल टू चेंज इन 1 केल्विन है। बात आ रही है ना समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।
अब आते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो। बोले एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा है, ठीक है? हाँ, किसी को लग रहा ओके लिखा है सर ने, नहीं ओके नहीं लिखा, मैंने लिखा है 0 केल्विन। तो जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाता है केल्विन स्केल में, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, ठीक है? और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ना, मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, कोई किस दिशा में, कोई किस दिशा में, कोई किस दिशा में, हमेशा मोशन में होते हैं। पर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है, जो इनका मोशन हो जाता है ना, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, मॉलिक्यूल्स रुकना स्टॉप हो जाते हैं। और इसी वजह से ये टेम्परेचर को अचीव करना, ये टेम्परेचर को पाना इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल ही नहीं है 0 केल्विन का टेम्परेचर लाना, पॉसिबल ही नहीं है। बोले 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा, आओ निकालें। मैंने कहा केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर केल्विन 0 है, इज इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो सेल्सियस कितना हो जाएगा, -273 हो जाएगा ना। तो वैसे ही मैं क्या लिखूँगा, या तो 0 डिग्री या तो -273 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलेंगे। आ गया समझ में? फील आई आज के लेक्चर की? अगर एक बार में समझ भी नहीं आया, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा। मैंने हर चीज़ को 2-3 बार तो देखो रिपीट किया है। अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था, मतलब जितना मैं बता सकता था, वो मैंने बताया है इस लेवल तक। हाँ, हायर लेवल पे और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब अभी मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, पर सिलेबस मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो सब बताने को, ठीक है? तो अभी के लेवल में मैं जितना समझा सकता था वो मैंने समझाया है। और बाकी सच बताऊं तो मुझे 7 से 8 घंटे लगे हैं ये पूरा कंटेंट प्लान करने में, कि मुझे कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, किसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है। तो इस लगभग 1 घंटे के लेक्चर के पीछे मेरी 7 से 8 घंटे की मेहनत है। तो सोचो मतलब कितना मैंने रिस्ट्रिक्ट किया होगा सिलेबस को। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा, अगर तब भी समझ में नहीं आती है तो एक बार डाउट पूछ लीजिएगा, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है? तो आई होप फील आई होगी आज के लेक्चर की। अरे ये टॉपिक तो हम भूल ही गए, चलो पढ़ लेते हैं। हीट भी पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच की हम डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है? तो हीट क्या होती है, ये वैसे टेबल मैंने बुक से ही उठाई है। तो हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे फिर से वही बात, वही घिसी पिटी पुरानी बात, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। अरे नहीं भाई, रैंडम मोशन की वजह से थर्मल एनर्जी आती है, पर बुक में लिखा हुआ है तो हम एग्ज़ाम में लिख लेंगे, पर दिमाग में हमेशा सही कंसेप्ट बिठा के रखेंगे कि हीट क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। बाकी जो रैंडम मोशन की वजह से होता है वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है। आता है ना इतना? वैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है जो कि बताती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, मतलब हॉट से कोल्ड फ्लो करेगा। तो टेम्परेचर ही बता रही है ना हमें कि कौन सी बॉडी कोल्ड है, कौन सी बॉडी हॉट है, टेम्परेचर की वजह से ही पता लग रहा है। तो टेम्परेचर की वजह से हमें और भी क्या पता लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। वैसे ही दूसरा है एसआई यूनिट जूल है, डिस्कस कर लिया हमने। इसकी एसआई यूनिट केल्विन है, ये भी पता है। अब देखो, ये भी मैंने बताया, अमाउंट ऑफ हीट मास पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। और वैसे ही टेम्परेचर जो होगा बॉडी पे वो किस पे डिपेंड करेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तभी मैंने जब कहा था कि हीट एनर्जी जब फ्लो करेगी किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, तो वो कोल्ड बॉडी में थर्मल एनर्जी बन जाएगी, और उसी थर्मल एनर्जी की वजह से क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और उसी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो क्या यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लिखी हुई है ना, मतलब ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली। अगला पॉइंट देखो, हीट इज़ मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बोले सर कैलोरीमेट्री क्या है? अब ये हम पढ़ेंगे 10th में, क्योंकि अगर यहाँ मैंने बता दिया तो भाई 2-3 घंटे तो चले जाएंगे। कैलोरीमेट्री एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 10th में, वो हम तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि हीट किससे मेजर होती है, कैलोरीमेट्री से। वैसे ही टेम्परेचर किससे मेजर्ड होता है, थर्मोमीटर से, ये तो हमें बचपन से पता है। देखो, अगर दो बॉडीज़ हैं जिनके पास सेम हीट है, उनका डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है।
मान लो दो बॉडीज़ के पास सेम हीट है, वैसे हीट होना नहीं चाहिए, अगेन बता रहा हूँ थर्मल एनर्जी होनी चाहिए। अगर दो बॉडीज़ के पास सेम थर्मल एनर्जी है तब उनका टेम्परेचर अलग हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा अलग होगा, पर अलग हो सकता है, मेजर केसेस में अलग ही होगा। पर वहीं अगर दो बॉडीज़ का सेम टेम्परेचर है तो उनमें हीट अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने वो एग्जांपल पढ़ा था ना, दोनों का टेम्परेचर T था पर एक की थर्मल एनर्जी ज़्यादा थी, एक की कम थी, वही वाला। तो अब अगला पॉइंट, जब दो बॉडीज़ को हम कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब साथ में रखते हैं, तो जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, वो किसके बराबर होती है? दोनों बॉडीज़ के हीट के सम के बराबर होती है। जैसे मान लो अगर एक बॉडी के पास हीट है 10 जूल, दूसरे के पास है 5 जूल, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। पर वहीं टेम्परेचर अगर दो बॉडीज़ का है ना, जो साथ में रखे हैं दो बॉडीज़, तो उनका रिजल्टेंट टेम्परेचर ऐसे सम वगैरह नहीं होता उन बॉडीज़ का। अब उनका रिजल्टेंट क्या होता है ये डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे क्लास 10th में कैलोरीमेट्री में। पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो अगर एक का टेम्परेचर है 10 डिग्री और एक का है 5 डिग्री, तो अब ये दोनों मिलके 15 डिग्री थोड़ी बन जाएंगे। कभी ऐसा देखा है दो ठंडी बॉडीज़ मिलके गर्म बॉडी मिल गई, गर्म बॉडी बन गई? ऐसा सुना है कभी? कि जैसे ये देखो टेम्परेचर इसका कम है तो ये ठंडी है, ये भी ठंडी है, पर इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो ये गर्म है। तो क्या कभी ऐसा सुना है कि दो ठंडी बॉडीज़ मिलके गर्म बॉडी बन गई? ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब टेम्परेचर ऐसी सिंपल सम से मेजर नहीं की जा सकती। उनमें हम क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट से कौन सा टेम्परेचर आया। अब वो चीज़ हम कब पढ़ेंगे? अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है? अगले साल पढ़ेंगे तो फील आएगी। आ गया इतना? फील आई आज के क्लास की, आज के लेक्चर की एकदम फील आ गई। पूरा मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, एकदम धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।